नमस्कार, मैं योगेश राणा। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक महा हलचल को जन्म दिया है। आरएसएस के मुखपत्र ने बहुत ही साफ साफ कह दिया है कि 2024 का चुनाव केवल नरेंद्र मोदी के भरोसे लड़ा नहीं जा सकता है। बीजेपी के लिए यह कोई छोटी घटना नहीं है, बीजेपी के लिए यह कोई छोटा संदेश नहीं है। यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है, क्या आरएसएस ने यह महसूस कर लिया है कि 2024 बीजेपी के लिए कोई मनहूस खबर भी लेकर आ सकता है? अगर कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और हिंदुत्व के विचार चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर यह भी लिखा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार हुआ कि जब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिखी। यह संघ की बीजेपी को सीधी सीधी चेतावनी है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के चमत्कार के सहारे तीसरी बार सत्ता हासिल की जानी बड़ी ही मुश्किल है। आप एक बात पर गौर कीजिए, कांग्रेस 3 कारणों से सत्ता से बेदखल हुई थी। 1, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 2, कांग्रेस में राज्य स्तर पर संगठन में भयंकर गुटबाजी। और 3, इस गुटबाजी के कारण प्रदेशों में धीरे धीरे प्रभावशाली नेताओं का कम हो जाना। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी अकेले नरेंद्र मोदी के दम पर प्रदेशों में चुनाव जीतती चली गई और इन प्रदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया। केवल उत्तर प्रदेश इस लिस्ट से बाहर आता है, वरना तो अधिकतर राज्यों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपने भरोसेमंद लोगों को मुख्यमंत्री बनाया और इन मुख्यमंत्रियों में से अधिकतर कोई ऐसा नहीं है जो बड़ा जनाधार रखता हो। अब हालात बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अकेले के दम पर जीत संदिग्ध लग रही है और अधिकतर प्रदेशों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश की राजनीति को साध सके, प्रदेश में अकेले के दम पर बीजेपी को जीत दिला सके। अधिकतर राज्यों में संगठन में भयंकर गुटबाजी हो गई है, जिसको अमित शाह भी शांत नहीं कर पा रहे हैं। आइए कुछ प्रदेशों पर एक नजर मार लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा के हारने की सबसे बड़ी वजह आंतरिक गुटबाजी रही है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा 3 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर का है, दूसरा धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है और तीसरा धड़ा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। यहाँ पर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने करीबी जेपी नड्डा को आगे किया, जिस कारण प्रदेश में संगठन के सारे समीकरण ही गड़बड़ा गए। संगठन गुटों में बट गया। इस तरीके के हालात कर्नाटक में भी बने। यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद येदियुरप्पा भाजपा के सबसे मजबूत चेहरे थे। वह जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े समुदाय लिंगायत समाज के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन 75 साल की उम्र का हवाला देकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। भाजपा में 75 साल की उम्र का कोई लिखित नियम नहीं है। यह नियम उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनको किनारे लगाना होता है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाकर लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाले बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते जरूर थे, लेकिन उतने बड़े नेता नहीं जितने बड़े येदियुरप्पा। कर्नाटक चुनाव के दौरान येदियुरप्पा खामोश हो गए, जिसका परिणाम सामने है। अब आते हैं राजस्थान में। इस प्रदेश में भाजपा की सबसे मजबूत और बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यहां पर भी अपने किसी आदमी को फिट करना था, इसीलिए वसुंधरा राजे से सीधी लड़ाई शुरू हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को कमजोर करने के लिए कई नेताओं को राजस्थान में आगे किया। आप ध्यान दे लीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे के धुर विरोधी सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वसुंधरा राजे का बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के पोस्टरों से हट गई, मंचों से हट गई, थोड़ा किनारे लग गई। इसके बाद भी उसकी संगठन पर पकड़ मजबूत ही रही। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब राजस्थान में बीजेपी वापस वसुंधरा राजे की शरण में ही आती हुई दिख रही है, जो ये विधानसभा के चुनाव आने हैं। आप खबरों को पढ़ और समझ सकते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि राजस्थान भाजपा इस समय काल में कई गुटों में तो बट ही गई है।
अब बात मध्य प्रदेश की करें तो इस राज्य में भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर अपने किसी पसंदीदा नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहता रहा है। कभी कैलाश विजयवर्गीय, कभी प्रहलाद पटेल, कभी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चलता रहता है, लेकिन वसुंधरा राजे की तरह ही शिवराज सिंह चौहान भी पकड़ से बाहर रहे। वो पकड़ में आए नहीं केंद्रीय नेतृत्व की। कांग्रेस से सिंधिया के बगावत के बाद मार्च 2020 में जब बीजेपी की सरकार बन रही थी, उस समय भी शिवराज सिंह चौहान को बदलने की खूब चर्चा थी। आप उस समय की खबरें पढ़ लीजिए, लेकिन विधायकों का जो संख्या बल है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ था, जिस कारण उनको रास्ते से हटाया नहीं जा सका। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद गुटबाजी मध्य प्रदेश की भाजपा में और अधिक बढ़ गई है, और वहीं इसके विपरीत सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी काफी कम हो गई है। कमलनाथ अकेले बचे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कांग्रेस में। इसका श्रेय पूरी तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को जाता है, क्योंकि पहली बात वो अपनी पसंद का आदमी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं, और दूसरी बात कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए सिंधिया को लाया गया, और अब गुटबाजी का एक केंद्र मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बन गए हैं। अब आगे बढ़कर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व अब कोई भाव दे नहीं रहे हैं। रमन सिंह उदासीन है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रमन सिंह से बड़ा बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। इसके बाद भी रमन सिंह छत्तीसगढ़ में खामोश है, और माना जा रहा है कि उनकी खामोशी और कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता और उनकी लोक लुभावन योजनाएं बीजेपी को इस राज्य में भारी पड़ सकती है। इसको लेकर आप खबरें पढ़ते ही रहते होंगे। उत्तराखंड का भी यही हाल है, अन्य कुछ प्रदेशों का भी यही हाल है। केवल उत्तर प्रदेश को छोड़कर करीब करीब सभी जगह पर ऐसा ही हाल है, और जहां पर गुटबाजी नहीं है वहां पर कोई ऐसा नेता नहीं है, उस लेवल का नेता नहीं है कि वो अपने दम पर पूरे प्रदेश को जिता सके। आप हरियाणा और गुजरात को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब निर्विरोध रूप से भाजपा के सबसे बड़े नेता है। इसके अलावा किसी प्रदेश में इस तरह के हालात है नहीं। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहां भी जो नई सरकार बनी, उद्धव ठाकरे को हटाकर शिवसेना को तोड़कर, वहां पर भी इस तरह की खबरें आती ही रहती है कि बहुत कुछ अच्छा तो सरकार में चल नहीं रहा है। अब यह तो संघ के मुखपत्र ने नरेंद्र मोदी के असर को फीका पड़ने की दिशा में बात कह दी है। यह माना जा रहा है कि बीजेपी के मौजूदा हालात पर संघ में चिंता है, और इसी चिंता को जाहिर करने के लिए अब संघ को संदेश देना पड़ रहा है अपने मुखपत्र के माध्यम से। संदेश यह देना पड़ रहा है कि क्षेत्रीय नेताओं की जरूरत है, और अगर इस जरूरत को नहीं भरा गया तो चिंता हो सकती है केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के दम पर चुनावी नैया पार लगनी बड़ी ही मुश्किल है। अब पता नहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को कितना समझेगा और कितना अमल करता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद संघ बीजेपी के संगठन में कोई सीधा हस्तक्षेप करता नहीं है। हालांकि एक सच यह भी है कि संघ के संकेतों के ही बड़े मायने होते हैं। इनको नज़रअंदाज करना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए माना ही जाना चाहिए कि बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बड़ा बदलाव करती हुई जल्द ही दिख सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।